नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में भी हम आज वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। आज वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण आते हैं। वर्ण क्या होते हैं, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो वो ध्वनि होती है। और ये जो ध्वनि होती है, इसी मूल ध्वनि से वर्ण, इन्हीं मूल ध्वनियों से मिलके वर्ण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे जानते हैं। अपन वर्णमाला के बारे में जानते हैं। देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि थी, उस ध्वनि से मिलके वर्ण बने। देखिए, आप ध्यान से अपने आसपास अगर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको पक्षी, जानवर दिखेंगे और उनकी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। सारे जानवरों की आवाज़ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे किसी चिड़िया की चींची की आवाज़ होगी। अगर आप कौवे की आवाज़ सुनेंगे तो वो काँव काँव बोलेगा। तो अपन को कौवे की आवाज़ में का वर्ण सुनाई देगा। चिड़िया की आवाज़ में चा वर्ण सुनाई देगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा तो वो आ या बा या मामा बोलेगा। तो आपको यहाँ पे बच्चा जब बोल रहा है तो आपको यहाँ पे आ वर्ण की ध्वनि सुनाई दे रही है। यदि वो बा बोल रहा है तो आपको बा वर्ण सुनाई दे रहा है आपको उसमें। तो इस प्रकार से अपनी वर्ण आते हैं। अब देखिए, इन्हीं वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इन्हीं को मिला के हमारे लेखकों ने, हमारे कवियों ने, जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने वर्णमाला का निर्माण किया। तो देखिए, हिंदी के बारे में बात की जाए तो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वैसे तो 45 वर्ण होते हैं, 10 होते हैं स्वर वर्ण और 35 होते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और उसमें 52 वर्ण में 13 होंगे स्वर और 35 होंगे व्यंजन और 4 होंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। देखिए, स्वर वो होते हैं जिनको अपन स्वतंत्र रूप से हम उसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये इनमें कोई भी इनके उच्चारण में अवरोध नहीं होता। ये सीधे सीधे इनकी ध्वनि अपने मुख से निकल सकती है। देखिए, वैसे तो स्वर की संख्या 13 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पे संख्या 10 होती है। यहाँ पे आप 3 वर्ण देख रहे होंगे, ऋ, अम और अहा। ये अलग से इनको जोड़ा गया है, ये अलग से आए हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पे 10 स्वर कौन कौन से हैं। देखिए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो ये अपने 10 वर्ण हैं, ये उच्चारण के आधार पे हैं। इन्हीं में ऋ, अम और आहा मिला लें तो कुल मिला के 13 स्वर होते हैं। अब व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ की ध्वनि छुपी रहती है। ठीक है, आप देखिए, जैसे का बोलेंगे तो आप अकेला का नहीं बोल सकते। जब का बोल रहे हैं तो उसमें पीछे ध्यान से आप अगर ध्यान दें तो का में आ की ध्वनि पीछे छुपी हुई है। जैसे का, खा, गा, अंगा। ठीक है ना। तो आप ध्यान से जब बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी रहती है। परंपरागत रूप से तो इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन इनमें जब द्विगुण व्यंजन मिल जाते हैं, जैसे एक सड़क वाला ड़ा हो गया और एक पड़ वाला ड़ा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ हरे कलर से उनको हाईलाइट किया गया है, अगर इनको जोड़ लेते हैं तो फिर इनकी संख्या 35 हो जाती है। देखिए, ये अलग अलग वर्ग के होते हैं व्यंजन।
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिए का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में आते हैं च, छ, झ, इया। टा वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में आते हैं ता, थ, द, ध, न। अंतःस्थ व्यंजन या, र, ल, वा। ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे सा, शा, शा, हा। संयुक्त व्यंजन देखिए छा क्षत्रिय, ये छा क्षत्रिय का है, ये का और सा षटकोण से मिलके बनता है छा। त्रा, अब ये त्रा त्रिशूल का है, जो त्रा है जो ये ता और रा अधर रा मिला के बनता है त्रा। ये ज्ञा है, ज्ञा, ये ज्ञा बनता है जा और अंगा से मिलके ज्ञा बनता है। स्रा, ये स्रा है, सा और रा, शक्कर वाला सा और रा से मिला के स्रा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्वर के बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे स्वर का वर्गीकरण किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है देखिए। देखिए पहला वर्गीकरण है मात्रा या उच्चारण के आधार पे। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वर तीन प्रकार के होते हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पालुत स्वर। तो ह्रास्व स्वर हैं जो ये होते हैं, इनको इनको बोलने में, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ह्रास्व स्वर तीन होते हैं: आ, ई और ऊ। आप इनको इनको ध्यान से बोलेंगे तो आप पाएंगे कि इनको, और साथ में दीर्घ स्वर भी बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आ जब आप बोल रहे हैं तो आपको कम समय लग रहा है, और जब आप दीर्घ स्वर बोलेंगे तो इनमें ह्रास्व स्वर से थोड़ी अधिक समय लगता है। जैसे आ बोलें और फिर आ, तो देखिए जो दीर्घ स्वर वाला आ है उसमें थोड़ी आपको तेज ध्वनि निकलेगी आ। ऐसे ई, ये छोटी ई है जिसको अपन नॉर्मल सामान्य भाषा में छोटी ई और बड़ी ई बोलते हैं। तो आप जब छोटी ई बोलेंगे तो आपको इसको बोलने में थोड़ी कम समय लगेगा ई, और फिर जब बड़ी ई बोलेंगे तो ई, ऐसे तो थोड़ी सा कम समय लगता है ह्रास्व स्वर में, और दीर्घ स्वर में थोड़ी सा ज़्यादा समय लगता है बोलने में। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर और ह्रास्व स्वर आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार ह्रास्व स्वर बता देता हूँ जिनका उच्चारण में कम समय लगता है। ये तीन होते हैं: आ, ई और ऊ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रास्व स्वर से थोड़ी सा अधिक समय लगता है, तो ये होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ और ये औ। ये जब अपन इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं तो ये वाला जो लास्ट वाला आ और चंद्र बिंदी लगी है इस पे, ये वो वाला आ है। पालुत स्वर, अब देखिए पालुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे अपन किसी का नाम पुकारते हैं तो जैसे राम बोले राम, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे राम बोलने में थोड़ी सा ज़्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ पे किसका उपयोग हो रहा है? पालुत स्वर का। ऐसे किसी का भी आप नाम पुकारेंगे, थोड़ी देर तक बोलेंगे तो ये वहाँ पे पालुत स्वर होगा। अब देखिए जीव के प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जीव के प्रयोग के आधार पर होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखिए अग्रस्वर मतलब जब हम बोलेंगे तो हमारी जो जीभ का भाग है, आगे का भाग, वो उपयोग में आएगा इन अग्रस्वर को बोलने में। तो अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं देखिए, आप खुद भी बोल के देखिए। जब आप ई, ए बोलेंगे तो आपकी जो जीभ का आगे का भाग होगा वो थोड़ी से आगे की तरफ जाएगा। ऐसे जब मध्य स्वर बोलते हैं तो जीभ का जो बीच का भाग होता है वो बीच में ठहर जाता है, बीच में उसका बीच का भाग काम में आता है। जैसे आप बोले आ, तो आप देखेंगे आपकी जीभ है जो पीछे रुक गई है, ठीक है ना, बीच में रुक जाएगी। मतलब आप जब ध्यान से एक बार बोल के देखिए, आप खुद आपको समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से। अब देखिए पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर ये वो होता है जिसमें आप अपनी जीभ के पीछे का भाग काम करता है।
आप इनको खुद बोल के देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए आप बोलिए आ, ऊ, ऊ, ओ, औ, और फिर जी ऑफ वाला ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद से बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। पश्च स्वर में ये जीभ का पीछे का भाग काम आ रहा है, मध्य स्वर में जीभ के मध्य का भाग काम आ रहा है, अग्र स्वर में जीभ के आगे का भाग काम आ रहा है। अब देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं: विवर्त, अर्धविवर्त, अर्धसंवर्त, संवर्त। देखिए विवर्त क्या होता है, जब अपना पूरा मुंह खुले, जिस स्वर को बोलने में अपना पूरा मुंह खुलता है वो विवर्त स्वर कहलाएगा। जैसे जब अपन आ बोलेंगे तो ध्यान से आप आ बोलिए, बड़ा आ, तो इसमें आपका पूरा मुंह खुला रहेगा। अर्धविवर्त क्या होता है, जब अपना आधा मुंह खुलता है। तो ये जो थोड़ी कम समय लेते हैं वो आते हैं इसमें अर्धविवर्त में। तो देखिए जब आप आ छोटा बोलेंगे, अ, ए, ओ और अ, तो इसमें आपका थोड़ी मुंह कम खुला रहेगा, आधा खुला रहेगा। अर्धसंवर्त, अर्धसंवृत में क्या होता है, जिनमें स्वरों का उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो आप ए और औ बोलेंगे, ध्यान से बोल के देखिए, आपका मुख है जो आधा बंद, आधा आपका मुख बंद रहेगा। संवर्त में क्या होता है, लगभग मुख द्वार अपना पूरा, जो अपन जब बोलते हैं तो अपने पूरे ओंठ बंद ही हो जाते हैं। तो ई, ऊ, तो आप ध्यान से इनको बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका पूरा मुख बंद हो गया है। तो आप समझ गए विवर्त, अर्धविवर्त, अर्धसंवर्त और संवर्त क्या होता है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए ओंठों के आधार पर, ओंठों के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। अव्रतमुखी स्वर, मतलब जिनमें अपने ओंठ गोलाकार नहीं बनते, और व्रतमुखी स्वर, जिनमें अपने ओंठों का आकार गोल बन जाता है। तो देखिए आवृतमुखी होंगे आ, ई, ए और ए। तो आप ध्यान से अपने मुख को देखेंगे तो आपके जो ओंठों को देखेंगे, क्षमा कीजिए, ओंठों को देखेंगे तो आपका ओंठ है जो वो आवृत बनेंगे। अब अगर आप लेकिन ऊ, ओ, औ और अ बोलेंगे तो आपका व्रत जो ओंठ है वो व्रत मतलब गोल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगला वर्गीकरण है हवा की नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। देखिए तो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है निरनुनासिक या मौखिक स्वर, और एक होता है अनुनासिक स्वर। तो देखिए निरनुनासिक या मौखिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण केवल उसमें मुंह से हवा निकलती है, उसके साथ में नाक से हवा नहीं निकलती। जब मुख और नाक दोनों में एक साथ हवा निकलेगी वहाँ पे अनुनासिक स्वर होगा। जहाँ पे सिर्फ अपने मुख से हवा निकलेगी वहाँ पे मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर होंगे। ठीक है, तो देखिए मौखिक स्वर कौन कौन से हो गए, आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ओ और औ। और अनुनासिक स्वर, देखिए अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक एक साथ निकले, मुंह से और नाक से एक साथ निकले, उन्हें हम अनुनासिक स्वर बोलेंगे। तो अनुनासिक स्वर में आता है फिर ये अ के ऊपर चंद्र बिंदी, ये आप और इसमें देख सकते हैं, ये सारे निरअनुनासिक स्वर हैं। अब देखिए घोषत्व के आधार पे भी कुछ स्वर होते हैं। तो देखिए घोषत्व क्या होता है, जब अपन अपनी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्रियाँ मतलब आप ये गले के यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका थोड़ी सा यहाँ वाइब्रेशन होता है। तो यहीं पे अपनी स्वर तंत्रियाँ होती हैं। तो यही चीज़ घोषत्व कहलाती है। जब ये अपनी स्वर तंत्रियों में श्वास मतलब सांस लेने पे जो कंपन होता है तो वो घोषत्व कहलाता है। देखिए जब घोष होता है तो घोष उस चीज़ को बोलते हैं, घोष का अर्थ वो होता है जब अपने यहाँ पे स्वर तंत्रियों में जब कंपन हो।
और इन्हीं को अलग अलग इस घोष को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। दो दो इसके दो प्रकार, एक सघोष है और एक अघोष है। तो सघोष क्या होगा, ऐसे ऐसे स्वर जिनको बोलने पे जिन स्वरों को जब अपन वो स्वर बोलेंगे तो अपने स्वर तंत्रियों में ध्वनि उत्पन्न होगी, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। तो जब अपने स्वर तंत्रियों में कंपन होगा तो इसको सघोष ध्वनि बोलेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे वर्ण, सारे के सारे वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं वो सारे सघोष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए अपने इस प्रकार से सारे जो सभी के सभी स्वर हैं वो सघोष हो जाएंगे। ठीक है। और अघोष क्या होगा, अघोष सघोष का जस्ट विरोधी होता है। तो जब अपन जिन वर्णों को बोलें तो अपने स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होगा, तो वो सारी वहाँ पे वो वर्ण, उस वर्ण का उच्चारण, जब अपने उस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा तो वे सारे के सारे वर्ण अघोष वर्ण कहलाएंगे। ये अघोष वर्ण व्यंजन में होते हैं। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो अपन अभी आगे जब व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ पे फिर से जानेंगे कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से हैं। अभी आप समझ गए होंगे सभी के सभी स्वर हैं जो सघोष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब देखिए प्राण क्या होता है। प्राण, जब अपन बोलते समय अपने मुख से जो हवा निकलती है उसको प्राण बोलते हैं। अब प्राण के भी दो प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकले तो वो अल्प प्राण कहलाएगा, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा हवा निकले मुख से तो वो महाप्राण कहलाएगा। अब देखिए, अब व्यंजन में बता चुका हूँ व्यंजन क्या होते हैं। अब व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन का वर्गीकरण, यहाँ भी व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, जब भी हम कोई व्यंजन बोलेंगे तो उसका उच्चारण मतलब बोलते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के किसी ना, अपना मुंह है जो उसके अंदर कंठ होता है, कंठ मतलब बिल्कुल पीछे का हिस्सा, फिर उसके बाद तालु आता है, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर उसके बाद ओंठ आते हैं। तो जब जो भी व्यंजन अपन बोलते हैं तो उनको बोलते समय इन स्थानों से हवा टकराती है। ठीक है। तो जब ये हवा स्पर्श करती है तो इन्हीं को ये स्पर्श व्यंजन, तो अलग अलग जगह हवा स्पर्श करेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। जब अपन किसी वर्ण को बोलेंगे तो हवा कभी कंठ में लगेगी, कभी तालु में लगेगी, कभी मूर्धा में लगेगी, कभी दांत में और कभी ओष्ठ में। तो इन वर्गों के इन स्थानों के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। देखिए जो अपना का वर्ग होता है वो का वर्ग, देखिए का वर्ग में आपको पता होगा का वर्ग में क्या क्या आते हैं। का वर्ग में आते हैं का, ख, ग, घ, अंगा। तो ये सारे के सारे वर्ण कंठ कहलाते हैं। कंठ, इनका स्पर्श स्थान कौन सा होता है, कंठ। तो ये का वर्ग के सारे वर्ण हैं जो वो कंठ वर्ग में आते हैं। ठीक, कंठ तो आप समझते होंगे। कंठ ये अपने, जो आप ध्यान से देखेंगे गले के बिल्कुल पीछे, आप खुद बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कंठ कहाँ पे। आप का बोलेंगे तो आपको बिल्कुल पीछे यहाँ गले में आपके समझ में आएगा। तो जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है वो कंठ कहलाता है। फिर चा वर्ग तालव्य कहलाते हैं, तालु। अब देखिए ये तालु, तालव्य और मूर्धन, तालु और मूर्धा क्या होते हैं। तालु होते हैं जो मूर्धा, जो अपने मुंह के ऊपर की दीवार होती है, जो आप अंदर देखेंगे तो जो नाक के नीचे का, और मुंह में जब ऊपर जीभ लगाएंगे आप तो आपको पता पड़ेगा वो तालु है।
तो तालु का जब अपन ऊपर की छत पे जब पीछे जिस वर्ण को बोलते हैं तो अपने पीछे रखते हैं, जैसे चा। आप चा बोलेंगे तो आपकी जीभ पीछे लगेगी, तो वो तालु, तालव्य, वो पीछे तालु कहलाता है। और मूर्धा क्या कहलाता है? तो अब जब अपने मुंह के ऊपरी छत में जिस वर्ण को बोलने में आपको जीभ का हिस्सा आगे लगे तो वो मूर्धा कहलाता है। जैसे आप टा बोलेंगे तो टा में जीभ आगे लग रही है तो ये मूर्धा है। और जब आप चा बोलेंगे तो आपके पीछे, आपकी जीभ पीछे लगेगी। तो चा वर्ग या इसको तालव्य वर्ग भी बोलेंगे। तो तालव्य वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे उसका उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो आप एक बार बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा और अंगा, इन सभी में आपकी जीभ पीछे लगेगी। और जब आप टा वर्ग के, मूर्धन्य वर्ग के आप वर्ण बोलेंगे तो आपको इनके उच्चारण में, इनका उच्चारण मूर्धा होगा। तो इनको बोलते समय जीभ है जो वो थोड़ी सी आगे लगेगी। ऊपरी छत में जो अपने मुंह का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें आपकी जीभ आगे लगेगी। आपकी क्या, सभी की जीभ आगे ही लगेगी। टा आप बोल के देखिए, टा, ठ, ड, ढ और ण, आपकी जीभ आगे लगेगी। ध्यान से आप बोल के देखिए। ता वर्ग, अब देखिए ता वर्ग के जब जितने भी वर्ण हैं आप इनको बोलेंगे तो आपकी जीभ दांत में लगेगी, इसलिए ये सारे दंत वर्ग में आते हैं, दंत वर्ग। तो उच्चारण इन स्थान इनका दंत होता है, दांत होता है उच्चारण स्थान। आप बोल के देखेंगे, देखिए आप बोलिए, ध्यान से बोलिए, ता, थ, द, ध, न। तो आप पाएंगे कि आपकी जीभ दांतों पे लग रही है। फिर जब आप पा बोलेंगे तो पा बोलते समय आपको पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आप बोलते समय आपके ओंठों का उपयोग होगा। तो पा, फ, ब, भ, म, देखिए आपका आपका यहाँ क्या क्या उपयोग हुआ? आपका यहाँ पे ओंठों का उपयोग हुआ। देखिए अब आगे चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व्यंजन के बीच में होता है, मतलब ना स्वर में और ना ही व्यंजन में, उसके बीच में, तो इनको अंतःस्थ व्यंजन बोला जाता है। ये सारे व्यंजन सघोष होते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए, जो भी यहाँ पे देखिए का, इन सभी का जो पहले सभी वर्गों का पहला वर्ण है, देखिए का, चा, टा, था, पा, ये सारे अघोष हैं और अल्प प्राण हैं। मतलब इनको जब आप बोलेंगे तो आपकी स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होगा। आप बोल के देखिए और इनको बोलने में आपके मुख से कम हवा निकलेगी। देखिए बोलिए, का, चा, ता, ता, पा। देखिए आपके आपके स्वर तंत्रियों, मतलब ये गले में जहाँ पे आप ये नीचे हाथ लगाएंगे वहाँ पे आपको ये जो पहला वर्ग है वर्ण का, पहले ये का, सभी वर्ग के सभी वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला वर्ण। तो इन सभी पहले वर्णों को बोलने पे आपको अघोष मिलेगा, मतलब आपको आपकी स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होगा और ये अल्प प्राण है, कम हवा निकलेगी। अब उसी के साथ में अगर आप ये जो तीसरा वाला अक्षर है, ये का वर्ग या सभी वर्ग का, चा वर्ग का तीसरा अक्षर, देखिए आप गा बोलेंगे, गा, तो आपको थोड़ी सा स्वर तंत्री में थोड़ी सा कंपन, देखिए कंपन महसूस होगा। जा, ड, द, ब, आप खुद से बोल के देखिए। लेकिन ये भी अल्प प्राण होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं, इनके बोलने पे कम हवा निकलती है। ऐसे ही जब आप खा बोलेंगे, खा, तो ये अघोष है। आप बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अंतःस्थ व्यंजन पे वापस आते हैं। देखिए अंतःस्थ व्यंजन, सारे के सारे अंतःस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये व्यंजन की स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ी सा ध्यान दे दीजिए, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। वर्ग, देखिए इनका वर्ग क्या होता है? या वर्ण का वर्ग होता है तालव्य। जब आप या बोलेंगे तो ये तालु में लगेगा। तालु मैंने अभी आपको बताया था, तालु मतलब जब अपनी जीभ थोड़ी सी पीछे लगे। अब ये वृतस्य वर्ग में कौन कौन सा आएगा? दंतमूल और मसूड़ा।
तो जब आप बोलेंगे तो ये जब आप रा बोलेंगे तो साथ में दांत और अपने इन ला और रा और ला को बोलने पे दांत और मसूड़े दोनों जगह अपनी जीभ लगेगी। अब दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब बा बोलेंगे तो वाह, ये वाह है। तो आप वाह बोलते समय देखिए, जब आप वाह बोलेंगे तो आपका जो नीचे वाला ओंठ है वो ऊपर वाले दांतों पे लगेगा, ऊपर का जबड़ा है उन उसके दांत उधर पे आपका वाह बोलते समय आपका नीचे के ओंठ ऊपर के दांतों पे लगेंगे। आप बोल के देख सकते हैं वाह। अब देखिए इन अंतस्थ व्यंजनों के बारे में कुछ और जानकारी है। अर्ध स्वर, जिनकी ध्वनि कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, तो उनको अर्ध स्वर बोलते हैं। तो अर्ध स्वर कौन कौन से, आ और वाह हो गए अपने अर्ध स्वर। इसके बाद आता है लुंठित। लुंठित क्या होता है, देखिए जिस वर्ण को अपन बोले से रा बोलेंगे आप, तो आपकी जीभ थोड़ी सी तालू से लुढ़क के बाहर निकलेगी। आप बोल के देखिए रा रा, तो आप बोलेंगे तो आपकी जीभ थोड़ी सी लुढ़केगी, तो इसलिए उसको लुंठित बोला जाता है। पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक में हवा है जो जीभ के बगल से छूती हुई निकल जाती है। पार्श्विक मतलब होता ही है जो मतलब स्पर्श करती हूँ, पार्श्विक, ठीक है। ला पार्श्विक वर्ण है, आप बोलेंगे तो ये जीभ के बगल में से हवा निकल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और दूसरों तक पहुँचाइए। ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन, तो ये कौन कौन से होते हैं, देखिए ऊष्म मतलब ऊष्म और संघर्षी मतलब जिनको बोलने में अपन को थोड़ी सी संघर्ष लग रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक है, घर्षण हो रहा है और ऊष्मा पैदा होगी। जब घर्षण होता है तो ऊष्मा तो पैदा होती है। तो इन सारे देखिए सा, शा और हा, इन सभी को ये ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए सा है जो उसका शा, तो आप जब इस शा को बोलेंगे, शक्कर वाले शा को, तो आपकी जीभ पीछे होना चाहिए, तो ये शा कहलाएगा। तो इसका वर्ग है तालव्य। अब जब सा बोलेंगे, सा षटकोण का सा, तो आपकी जीभ आगे होना चाहिए, मूर्धा, तो इसका वर्ग कौन सा हो गया, मूर्धन्य। और जब आप सा बोलेंगे सा, तो ये सा वृत्तस्य में आता है। इसमें आपका जीभ है जो दांत और दंत मूल पे लगेगी, मसूड़े पे, दांत में और मसूड़े साथ में। तो देखिए ध्यान से बोलिए शा, श्रा और सा, तो आप बोल के देखिए तो ये इनका सही उच्चारण आएगा। ये ऊपर के तीनों सा हैं जो ये अघोष और महाप्राण होते हैं। मतलब ये है, अघोष और महाप्राण का मतलब ये है कि जब आप इनको बोलेंगे तो आपको इसमें आपकी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होगा और हवा तेजी से निकलेगी। और जब आप अब ये हा है जो वो स्वर तंत्रीय वर्ण है, इसका वर्ग कैसा है हा का, स्वर तंत्रीय, ठीक है। उच्चारण स्थान स्वर तंत्र, मतलब जब अपन हा, तो आप बोलेंगे साघोष, इसकी ध्वनि कैसी है, साघोष है और महाप्राण है, मतलब ये हुआ कि आपकी स्वर तंत्री में कंपन होगा, हा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या कहलाता है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करके और फिर झटके से नीचे आए। तो आप जब ड़ा और ड़ा बोलेंगे तो देखिए ध्यान से, ऊपर जाके जीभ एकदम से नीचे आ रही है, ड़ा ड़ा, आप बोल के देखिए। अब देखिए, अब यह हमारी यहाँ पे वर्णमाला और स्वर व्यंजन के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। देखिए अयोग वाह क्या होता है, अयोग वाह के बारे में जानते हैं। देखिए अनुस्वार को, अनुस्वार ये जो बिंदी अपन किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगा देते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। और किसी भी शब्द के पीछे डॉट लगा देते हैं, 2 डॉट, तो ये आप देख रहे होंगे, आगे ध्यान से आप पढ़िए, तो ये विसर्ग कहलाती है। ये आगे ये विसर्ग है, ठीक, ये विसर्ग है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये अनुस्वार और ये विसर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो अनुस्वार को अनुस्वार को क्या शीर्ष बिंदु वाला वर्ण और विसर्ग को
पार्श्व बिंदु वाला वर्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, अनुस्वार जब अपन किसी के भी ऊपर अनुस्वार लगाते हैं तो वो ऊपर लगती है, इसलिए उसको शीर्ष बिंदु वाला वर्ण बोलेंगे। और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें अपन विसर्ग ये पीछे लगती है, इसलिए इसको पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहा जाता है। सामान्य तौर पर अनुस्वार को विसर्ग को स्वर के साथ रखा जाता है, ठीक है ना। इन दोनों को किसके? स्वर के साथ रखा जाता है। ये देखिए, ये स्वर में होते हैं, अभी स्वर पढ़े थे तो ये अम और अहा ये दोनों स्वर में होते हैं, लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ हैं, स्वर ध्वनियाँ नहीं है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है। और ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ की जाती है, और उन्हीं की तरह लिखने के लिए इनमें मात्राएं क्रमशः ये मात्रा और एक अनुस्वार और एक विसर्ग का प्रयोग होता है। चूंकि इन दोनों का जाति योग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए, आप मतलब समझे। आप देखिए, जैसे कि हमें कोई व्यंजन बनाना है तो हर व्यंजन में जैसे का बोलेंगे आप, तो इस का में आ की ध्वनि छिपी हुई है। इसी प्रकार से ये अनुस्वार और विसर्ग हैं। देखिए, ये आ और ये बिंदी से मिलके बन रहे हैं, तो इसलिए ये स्वर। और स्वर कैसे होते हैं? स्वरों के बारे में क्या बोला जाता है? स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये अम और आहा स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए इनको। और ये व्यंजन में भी नहीं आते, तो इसलिए ना ये व्यंजन में आ रहे हैं और ना स्वर में ही आ रहे हैं, तो इसलिए इनको अयोगवाह बोल दिया जाता है। देखिए, तो अयोग भी हो गए और इनका ये अपना अर्थ भी वहन कर रहे हैं, इसलिए इनको ये बन जाते हैं अयोगवाह। अब देखिए आगे कुछ और तथ्य हैं। विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ। ये देखिए, अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। ये देखिए, ये सारे वर्ण हैं, इन सारे वर्णों के नीचे एक ये बिंदी लगी हुई है, तो ये बिंदु है। तो इन वर्णों को इनको नुक्ता वाले वर्ण या तल बिंदु वाले वर्ण बोलते हैं। इनका प्रयोग अब बहुत कम होता है। ये अंग्रेजी का, जैसे आप अपन ऑफ लिखेंगे तो ये ऑफ में, हिंदी में अगर अपन ऑफ लिखेंगे तो ओ के ऊपर ये चंद्र बिंदी आती है। देखिए, यहाँ पे स्वर के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। देखिए, ये कंठ, जो अपने कंठ, देखो कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर, तो कंठ से उच्चारित होने वाले मतलब जिन स्वरों को अपन पीछे से बोलते हैं, कंठ से अपनी सीधे कंठ से आवाज़ निकलती है, तो जब आप आ और आहा बोलेंगे तो अपनी ध्वनि कंठ से निकलेगी। अब इसके बाद में ये देखिए, ये तालव्य, तालू से निकलने, तालू देखो, तालू बताया था मैंने आपको। जब अपनी जीभ अपने ऊपर का जो मुंह के ऊपर का जो तल है, अपनी जब जीभ पीछे लगती है तो उसको तालू बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप ई और ई बोलेंगे, ये ई और ई बोलेंगे, तो आप ई और ई बोलने में आपकी जीभ है जो पीछे लगेगी, तो इसलिए इनको तालव्य से उच्चारित होने वाले वर्ण बोला जाता है। अब इसके बाद देखिए, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, और ओष्ठ से मतलब जिनमें ओंठों का उपयोग हो रहा है, तो देखिए आप ऊ और ऊ बोलेंगे तो ये ओठ, यहाँ पे ओंठों का उपयोग हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य बताया था मैंने आपको, जब अपनी जीभ आगे की ऊपर वाले तल में और आगे की ओर लगे तो ये मूर्धन्य कहलाते हैं। तो रेर, तो देखिए आपकी जीभ आगे लगेगी, आप रेर बोल के देखिए आपकी जीभ आगे लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद कंठ, फिर से ये कंठ और तालु दोनों इधर पे उपयोग होंगे, मतलब ये है कंठ और तालु दोनों उपयोग होंगे। ए, आपकी जीभ पीछे की तरफ भी रहेगी और साथ में कंठ का भी उपयोग होगा, तो आप ए और ए ध्यान से बोल के देखिए, तो आपका कंठ में से भी ध्वनि आ रही है और आपकी जीभ थोड़ी सी पीछे होके ऊपर वाले तल पे लग रही है, तो ठीक है दोस्तों। अब ओष्ठ, तो यहाँ पे सिर्फ ओंठों का उपयोग होगा, तो ओ
और ओ। तो ध्यान से, ये ओष्ठ और कंठ दोनों का उपयोग होगा। पहले ओष्ठ का उपयोग होगा, फिर कंठ का। तो आप ध्यान से ओ और औ को बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने जो ध्वनि निकल रही है वो ओंठ और कंठ दोनों का उपयोग होके निकल रही है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुझे सर आप और अच्छे से समझाइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा बताना ना भूलिए। धन्यवाद।